अब हम इस स्टैंडर्ड के दूसरे हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट को समझिए कि बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी हैं जो आप परफॉर्म करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, जिसमें आपके एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पर आपको डेप्रीसिएशन की पॉलिसी पे अमल करना है, अल्फाज पे गौर करना है, आपको डेप्रिसिएशन की पॉलिसी पे अमल करना है, दो एस्टिमेट्स चाहिए, रेसिडुअल वैल्यू कि ये एसेट अगर यूजफुल लाइफ के एंड पे जब डिस्पोज ऑफ होगा तो ये कितने का सेल होगा, और नंबर 2 इसकी यूजफुल लाइफ क्या है। मतलब डेप्रिशिएट करना पॉलिसी है, लेकिन डेप्रिशिएट करने के लिए आपको कुछ एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक एस्टिमेट क्या है, यूजफुल लाइफ है, दूसरा एस्टिमेट क्या है, रेसिडुअल वैल्यू। क्या इनमें चेंज आ सकता है? ऑब्वियसली इनमें क्या आ सकता है, चेंज सकता है। देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, हमज़ा और हुसैन, दोनों ने एक सेम गाड़ी ली। एक का यूज़ रफ है, एक का यूज़ बड़ा संभाल के। हमज़ा ने मोबाइल फ़ोन लिया, हुसैन ने मोबाइल फ़ोन लिया। एक मोबाइल फ़ोन में टिश्यू पेपर के नीचे रखता है, एक रफ टफ इस्तेमाल करता है। तो दो एसेट्स की लाइफ सेम टाइम पे शुरू हुई, लेकिन जब 1 साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेगा, तो दोनों की रिमेनिंग लाइफ में क्या है, फ़र्क है। तो मतलब एक चीज़ इस्तेमाल कैसे हुई है, उसका इस्तेमाल उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को तय करता है। तो आप एक अंदाज़े से एक लाइफ निकाल लेते हैं कि ये एसिड कितने साल चलेगा, तो उससे आपको यूजफुल लाइफ तो मिल जाती है। लेकिन किसी एसिड का कम यूज़ होना और किसी एसिड का ज़्यादा यूज़ हो जाना, वो उसकी मुस्तकबिल की लाइफ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो अगर आप शुरू में किसी एसिड को डेप्रिशिएट करते हैं अंदाज़न एक लाइफ निकाल कर, लेकिन अगर आपकी यूजेज जो है वो मुख्तलिफ नौयत की है, तो उससे मुस्तकबिल में चांसेस हैं कि एसिड की जो रिमेनिंग लाइफ हो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मतलब अगर आप रिमेनिंग लाइफ चेंज करेंगे तो आपका मुस्तकबिल का डेप्रीसिएशन का एस्टीमेट क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यानी डेप्रीसिएशन जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो एस्टीमेट है, लेकिन डेप्रीशिएट करना क्या है, पॉलिसी है। आप एसेट कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना क्या है, पॉलिसी है कि एसेट को मैं एक्सपेंस नहीं मान रहा, मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ, और जब वक्त गुजर रहा है तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या मान रहा हूँ। तो देखें दो अलग अलग बातें, इनमें फ़र्क कीजिएगा। कैपिटलाइजेशन इज पॉलिसी, डेप्रिसिएशन इज पॉलिसी, बट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेसिडुअल वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट। तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट, इज योर एस्टीमेट। तो अगर ये एस्टीमेट चेंज होगा तो एसेट का कैरिंग अमाउंट चेंज होगा। आप IAS 37 पढ़ते हैं, प्रोविजंस। अब प्रोविजन इज द लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो आपने एक लायबिलिटी का क्या निकाला है, एस्टीमेट निकाला है। तो जब वो लायबिलिटी सेटल होने का वक्त आया तो वो अमाउंट आपके एस्टीमेट से मुख्तलिफ हो सकता है, या वही पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में IAS 10 अप्लाई किया तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में अगर वो अमाउंट सेटल हुआ है, अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट ने क्या लिया है, डिसीजन लिया है, तो कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का फैसला उस लायबिलिटी के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, उस लायबिलिटी के अमाउंट को रिवाइज कर लेते हैं, उसको एडजस्टिंग इवेंट मान लेते हैं। ये तमाम बातें आपने सीखी हैं, कोई नई बात नहीं। उसके बाद किसी भी एसेट को आपने रीवैल्यू करना है, तो रीवैल्यू करने के लिए क्या, किस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो फेयर मार्केट वैल्यू इज व्हाट, एस्टीमेट। आप जब किसी भी एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आप करते हैं, अकाउंटिंग से भी पहले आप उस प्रोजेक्ट की निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। उस नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज एस्टीमेट करने होते हैं, जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है। एक अंदाज़ा लगाना होता है कि ये एसेट आपको क्या कुछ जनरेट करके देगा, और वो कुछ जनरेट करने के लिए आपकी जेब से क्या कुछ खर्च होगा। IAS 36। अब ये NPV एसेट खरीदने से पहले NPV है, लेकिन जब एसेट परचेज कर लिया, कैपिटलाइज हो गया, तो उसके बाद यही NPV रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। ऑब्वियसली कि आपके जितने भी कैश इनफ्लोज होने हैं उनकी आपने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, और उस प्रेजेंट वैल्यू को आपने मैच करना है किससे, एसेट के कैरिंग अमाउंट से। तो आप जानते हैं रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, नंबर 2 वैल्यू इन यूज़। तो वैल्यू इन यूज़ में क्या है, कैश इनफ्लोज हैं, कैश आउटफ्लोज हैं, एसेट की लाइफ के एंड पर जो आपको आखिरी इनफ्लो मिलना है उसको डिस्पोज ऑफ करके, वो भी उसमें क्या है, शामिल है। तो ये सारे क्या हैं, अंदाजे हैं, और इन अंदाजों की बेसिस पर आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट चार्ज हुई,
तो इम्पेयरमेंट चार्ज होने से क्या हुआ, कैरिंग अमाउंट तब्दील हो गया। इम्पेयरमेंट क्या हुई, रिवर्स हुई। तो सवाल इम्पेयरमेंट रिवर्स क्यों हुई, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ। इंटरेस्ट रेट चेंज होने के बना पर क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या हो गई, चेंज हो गई। और कोरोना आ गया, कोरोना आने की वजह से क्या हुआ, मार्केट के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट थी, जितने कैश इनफ्लोज आना थे वो सारे रुक गए। तो आपके मुस्तकबिल के कैश इनफ्लोज में क्या आ गया, फ़र्क आ गया। एयरलाइंस के फ्लाइट ऑपरेशन रुक गए, जहाज़ पड़े पड़े क्या हो गए, इम्पेयर हो गए। क्यों, सारे कैश इनफ्लोज क्या हो गए, मुतासर हो गए ना। मतलब जो आपके एस्टीमेट्स थे वो मुस्तकबिल में होने वाले एक इवेंट की वजह से क्या हो गए, वो एस्टीमेट तब्दील हो गए। लेकिन वो इवेंट ना होता तो जो एस्टीमेट था वो आपका एक सही एस्टीमेट था। मतलब एस्टीमेट के बारे में हमारी सोच ये होती है कि जिस पॉइंट पर हम उसको एस्टीमेट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उस हालात में रहते हुए सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, अगर मुस्तकबिल में कोई इवेंट क्या कर देता है, उसको चेंज कर देता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो उस टाइम के हिसाब से जो भी हालात होंगे उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट एस्टीमेट मिलेगा आप उसको कंसीडर करेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि एस्टीमेट का जो चेंज होता है ना, हम उसको अप्लाई करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। क्यों, क्योंकि माजी में जो एस्टीमेट था वो माजी के हिसाब से सही था ना। तो आज वक्त गुजरने के साथ जो तब्दीली आई है वो आज की तब्दीली है, ये तब्दीली माजी में मौजूद नहीं थी। तो मिसाल के तौर पे एक एसेट की लाइफ 10 साल थी, आपने उसको अब तक 2 साल डेप्रिशिएट कर दिया, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची, 8 साल। लेकिन आपने 2 साल में उसको ऐसा यूज़ किया कि अब रिमेनिंग लाइफ उसकी कितनी बची है, 5 साल। तो फिर टोटल लाइफ कितनी हुई, 7 साल। क्योंकि 2 आप कंज्यूम कर चुके, 5 कंज्यूम करना बाकी है। तो रिवाइज एस्टीमेट लाइफ का कितना आया, रिवाइज एस्टीमेट टोटल लाइफ का कितना आया, 7 साल। और रिवाइज एस्टीमेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का कितना आया, 5 साल। तो अब हम बोलते हैं कि क्या डे फर्स्ट पर हमें ये बात पता थी कि यूजफुल लाइफ 7 साल है टोटल। अगर पता थी तो फिर तो हमने एरर किया है ना, फिर तो ये एरर है। लेकिन डे फर्स्ट पर अगर हमारा एस्टीमेट 10 साल है तो ये एस्टीमेट है, ये एरर नहीं है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है सब्सिक्वेंटली क्या हुई है, डेवलप हुई है कंजम्पशन की बुनियाद पर, यूजेज की बुनियाद पर, हालात की बुनियाद पर, डिफरेंट सिचुएशंस की बेसिस के ऊपर। तो होता क्या है जनाब कि जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, एस्टीमेट की, तो वो एस्टीमेट जो है हम उस पॉइंट पे चेंज मानते हैं जिस पॉइंट पर हमें हमारे नॉलेज में वो एस्टीमेट आता है। तो ये आपके सामने तमाम बातें यहाँ मौजूद हैं। और अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी के एस्टीमेट की वजह से एसेट के कैरिंग अमाउंट में क्या होता है, इजाफा भी होता है, कमी भी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज भी होती है, लायबिलिटी डिक्रीज भी होती है। और रिलेटेड एक्सपेंस resulting from reassessing the expected future benefits, asset का economic benefit reassess हुआ है, and obligation associated with asset और liabilities, और आपने liabilities को भी reassess किया है कि जो amount आपने settle करना है वो आपने जो recognize किया उससे ज़्यादा है या उससे क्या है, कम है, IAS 37। फिर decommissioning provision for decommissioning liability, कि जो आपने डीकमिशनिंग परफॉर्म करनी है एसेट की लाइफ के एंड पर, उसमें तो कितना चेंज आना है वक्त के साथ साथ, इन्फ्लेशन भी आनी है। पता नहीं जब एसेट की लाइफ सेटल हो तो उस वक्त मामलात क्या हो कि उसको डिसमेंटल करने में जो पैसा खर्च होगा वो आपका रिलायबल एस्टीमेट होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ वो एस्टीमेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है पूरा। उसके ऊपर आपके पास क्या है, अलग से एक एरिया मौजूद है। IFRIC 1 जो है चेंज इन डिसमेंटलिंग प्रोविजन, एक छोटा सा आपके पास एरिया है IFRIC 1 के नाम से, जो सिर्फ डील करता है किस चीज़ को, चेंज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी या चेंज इन डिसमेंटलिंग प्रोविजन। तो बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने हैं। अब लिखा हुआ क्या जनाब, रिकग्नाइज द चेंज प्रोस्पेक्टिवली इन प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी आपका चेंज इन एस्टीमेट है उसका प्रॉफिट लॉस में इम्पैक्ट लेंगे इफ़ इट ओनली अफेक्ट्स दैट पीरियड। या तो वो चेंज का ताल्लुक आज से होगा या सिर्फ आज से होगा, लायबिलिटी चेंज हो गई उसका ताल्लुक आज से। लेकिन अगर आपका डेप्रीसिएशन के लिए यूज़फुल लाइफ का एस्टीमेट क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो कल तक तो आज और कल की डेप्शन जो थी वो 10 साल के हिसाब से क्या थी, चार्ज होनी थी। लेकिन अगर लाइफ आज चेंज हो गई है तो फिर आज की और कल की डेप्शन जो है वो न्यू एस्टीमेट के हिसाब से क्या होनी है, कैलकुलेट होनी। तो मतलब हो सकता है चेंज आज को भी मुतासिर करे और मुस्तकबिल को भी। पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स, तो इट मीन्स दैट ये आपको दोनों बातों का ख्याल रखना है। सही है।